हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर में हमको ये समझना है कि कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है और मोलैरिटी के बारे में हम डिफरेंट चीजें और भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या समझा। हमने ये समझा कि कंसंट्रेशन होती क्या है, ठीक है। तो आपको मैंने समझाया कि एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दे आर बेसिकली नोन एज द कंसंट्रेशन, ठीक है। उसकी मैंने आपको यूनिट बताई, फिर मैंने उसके टाइप्स आपको बताए थे। कौन कौन से टाइप्स थे? तो W बाई W परसेंट, ठीक है, मैंने आपको बताया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मैंने आपको बताया वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको एक वॉल्यूम बाई वेट परसेंट भी बताया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी होती क्या है उसके बारे में अपन को समझना है। तो मोलैरिटी देखो है तो एक तरीके की कंसंट्रेशन टर्म। हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? मोलैरिटी के बारे में। तो है तो एक तरीके की कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में भी ये अपनी वेट बाई वॉल्यूम टाइप कंसंट्रेशन है। वेट बाई वॉल्यूम टाइप कंसंट्रेशन है। ऐसा मैंने इसको क्यों बोला तो अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें। इसको देखो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है, मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, उसी को अपन कहते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास में एक बीकर है, मेरे पास में क्या है, ये मान लीजिए एक बीकर है। इस बीकर में क्या भरा हुआ है? सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, दोनों चीजें इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है? सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। मान लीजिए, क्या बोले सर? अरे इसको मैं बोल रहा हूं 1 लीटर इसका अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रेजेंट है? किसके नंबर ऑफ मोल्स? NB मतलब बी। अब देखो A से मैंने रिप्रेजेंट करा था सॉल्वेंट को, B से मैंने रिप्रेजेंट किया था सॉल्यूट को। याद आया क्या? तो NB किसको रिप्रेजेंट करेगा? NB विल बी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो कहने का मतलब मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन जो कि बेसिकली अपन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कितने हैं उसके, जैसे कि ऐसे बोल दो भाई कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज बेसिकली नॉन एज द मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला बहुत आसान होता है। मोलैरिटी बराबर NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब V। इसको आप क्या कह सकते हो? V सॉल्यूशन। ये समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर हैं? NB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NB इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई V सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज अपन को क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां तक चीजें क्लियर है? क्लियर होंगी आई थिंक। अब देखो जरा, हमने नंबर ऑफ मोल्स को भी फर्दर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो NB जो होता है, NB बराबर कहीं ना कहीं अपने पास में WV अपॉन MB होता है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। इसका मतलब अगर मैं इस चीज को यहां पर पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा मेरे पास में? मोलैरिटी बराबर WV अपॉन MB डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, ये चीज होगी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि मोलैरिटी बराबर WV अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसके अंदर चल रहा है? ये लीटर के अंदर है, ठीक है, ये लीटर के अंदर है और ये भी लीटर के अंदर है, ठीक है। ये चीज यहां तक चीज समझ में आई? तो कहने का मतलब मेरे पास में जो फॉर्मूला बन के आया वो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला ये है कि WV मोलैरिटी बराबर WV अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहूं, वॉल्यूम भाई साहब लीटर में भी हो सकता है, ML में भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या इसको कन्वर्ट किया कि मोलैरिटी बराबर क्या हो सकती है? WV अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अपने पास में जो वॉल्यूम अगर लीटर में है तो लीटर को कितने ml के बराबर होता है? 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब मेरे पास में मोलैरिटी का जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है वो क्या निकल के आया है? मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला निकल गया। अब मैंने इसको वेट बाई वॉल्यूम टाइप की कंसंट्रेशन बोला था। अब ये आपको दिख रहा होगा क्यों बोला था, तो देख सकते हो ये रहा मेरा वेट, मेरा वेट नहीं, इसका सॉल्यूशन का वेट, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसका वेट है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का है। इसका मतलब दिस इज अ
वेट बाई वॉल्यूम टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आया? अब इसकी जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। किसकी यूनिट की बात कर लेते हैं? यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या बन जाएगी? तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइड बाय अपने पास वॉल्यूम है। इसका मतलब मोलैरिटी क्या बन के निकल गई? मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मोल पर लीटर, इस तरीके से लिख सकता हूं। या फिर इसको हम काफी बार सिंपली एम लिख देते हो ना, एम, कैपिटल एम। उसका मतलब भी क्या होता है? जैसे यूनिट, जैसे कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे आपके सामने 0.5, मतलब आपको दे रखा है 0.5 एम कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। इसका मतलब उसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है? 1/2 या फिर 0.5 मोल पर लीटर। ये समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है यहां पर? इसका मतलब हो गया है 0.5 मोल पर लीटर। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का यहां पर मतलब क्या है? एक ही होगा। ये चीज हमको समझ में आई या नहीं आई? मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान है, ठीक है। अब जरा मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेता हूं। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द मोलैरिटी calculate the molarity of 250 ml solution of NaCl। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आपको क्या दे रखा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है? तो आपको दे रखा है ml के अंदर है 250 ml दे रखा है, ठीक है। आपको और क्या दे रखा है? यहां पर आपको बोला गया है NaCl। देखो अगर मैं कहता हूं मेरे पास में एक बीकर है जिसके अंदर NaCl मिला हुआ है, तो वो कैसे प्रेजेंट हो? कहीं ना कहीं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के तौर पे मैं मान सकता हूं। यहां पर कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, NaCl की बात कर रहा हूं, तो यहां पर NaCl क्या होगा? सॉल्यूट होगा अपना, यानी ये कहीं ना कहीं बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहां पर इसका आपको कुछ चीज दे रखी है क्या? अपन को वेट भी देना पड़ेगा। मान लीजिए इसका वेट कितना है? W इज इक्वल टू 58.5 यहां पर ग्राम दे रखा है। वेट ऑफ NaCl कितना है या WB कितना है? तो ये 58.5 ग्राम यहां पर है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? WB, ठीक है। अब मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, WV/MB इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में लिख रहे हो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ml में नहीं लिखते हो इसको क्या लिख सकते हो? 0.250 भी लिख सकते हो, लीटर। क्लियर है? दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर आप लीटर में लिखते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर आपने ml में लिखा है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आपको मर्जी आता है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तरीका वही है, मतलब फॉर्मूले से आंसर वही आएगा दोनों से। अब जरा ये समझो, NaCl है तो इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास ऑफ NaCl कितना है? अरे सोडियम का कितना होता है, भूल गए क्या? 23 प्लस Cl का कितना है? 35.5। कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 58.5 ग्राम के बराबर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो WB कितना है? कहीं ना कहीं 58.5। कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने आपको सिंपली इतना बता दिया, ठीक है। 1000 डिवाइड बाई MB कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल। इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? पर मोल की बात चल रही है ना। अगर मेरे पास 1 मोल NaCl है तो उसका मास कितना होगा? 58, मोलर मास कितना होगा? 58.5 ग्राम, ठीक है। तो यहां से ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 58.5 से 58.5 कैंसिल आउट, और यहां पर है 250, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे पास में जो वैल्यू निकल आई मोलैरिटी बराबर क्या आ जाएगी? यहां पर ये तो कट गया आपस में, क्या बचा यहां पर? ये 4 टाइम कट हो गया, तो 4 मोल पर लीटर यहां पर वैल्यू निकल के आई, या जिसको और क्या लिख सकते हैं अपन? 4m लिख सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन का, जहां पर अपने पास में NaCl का जो सॉल्यूशन है कितना है? 250 ml सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कितनी आई है? 4m निकल के आई है, जहां पर उसका वेट कितना है? 58.5 ग्राम यहां पर वेट है। ये चीजें अपन को समझ में आ गई होंगी आई थिंक। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या होता है अपने पास में, कि अगर मैं बात करूं मोलैरिटी वर्सेस टेम्परेचर, कि अगर मैं जैसे एक सॉल्यूशन है मेरे पास में, मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वहां पर मोलैरिटी किस तरीके से वेरी करेगी? मोलैरिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी, या फिर बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं होगा? देखो ये मेरे पास में बीकर है, इसके अंदर मान लीजिए कुछ भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके सॉल्यूशन है। अब क्या किया मैंने? इसको हीट किया। क्या किया? इसको हीट किया, ठीक है। यहां पर मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूं। जैसे ही मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूंगा, यहां पर क्या होगा? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। अरे हीट करेंगे चीजों को, कहीं ना कहीं वो लिक्विड है तो किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। सीधा सा बात इतना सा है।
ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो गया जब आप इसको हीट करते हो। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, V1 है, यहाँ पर वॉल्यूम V2 है, तो V2 इज ग्रेटर देन क्या है, V1 है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मोलैरिटी वर्सेस T देखना चाह रहे हो। ठीक है, मोलैरिटी वर्सेस T। तो इस केस में क्या, अभी आपने बंद कर दिया, ठीक है, आग को बंद कर दिया, कहीं ना कहीं बर्नर को बंद कर दिया। तो कहने का मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज हुआ है। अब वॉल्यूम के बेसिस पर मैं मोलैरिटी का रिलेशन देख सकता हूं, कैसे? तो आपको यह पता है मोलैरिटी बराबर WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 हो गया काम। हो गया काम कैसे? अरे देखो जरा यार, अरे देखो देखो देखो, मोलैरिटी इधर है, आप वॉल्यूम, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप बता सकते हो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। तो यहां पर क्या होगा, मोलैरिटी विल डिक्रीज। यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वहां पर मोलैरिटी डिक्रीज होती है। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि ऑन increasing molarity, on increasing temperature, molarity is decreases. Molarity is decrease. यहां पर मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है क्या बात? ये चीज हमको क्लियर हुई या नहीं हुई? ये चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, अब जरा अपन को कुछ चीजें समझनी है। देखो, मोलैरिटी को इन टर्म्स ऑफ अपन डेंसिटी समझते हैं, ठीक है, बट उसको बाद में समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले अपन एक चीज, कंडीशन समझते हैं कि देखो, मान लीजिए मेरे पास में एक सॉल्यूशन ये रहा, इधर इसको एज्यूम कर लो जरा, है ना। अब मैंने केस समझा दिया। मान लीजिए एक सॉल्यूशन A है, ठीक है, एक सॉल्यूशन मेरे पास में B है। यहां पर इसकी मोलैरिटी M1 थी, इसकी मोलैरिटी M2 है, ठीक है। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो वहां पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, वो अपन को पढ़ना है। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं क्या, कि देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, मोलैरिटी जो है वो बराबर थी NB अपॉन वॉल्यूम के। तो क्या मैं NB बराबर MB लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कहीं ना कहीं। ये चीज यहां तक अपन को समझ में आई होगी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इसी तरीके से अपन यहां पर इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे कि डाइल्यूशन जब करते हैं एक सॉल्यूशन का, तो उस केस में उसकी मोलैरिटी किस तरीके से वेरी करती है, उसकी मोलैरिटी किस तरीके से अपन को निकालनी होती है, वो अपन को समझना है। तो सबसे पहले इधर देखिए, अब देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन है जहां पर अपने पास में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। इसकी मोलैरिटी शुरुआत में M1 थी, वॉल्यूम V1 था। अब क्या किया मैंने, कुछ अमाउंट ऑफ यहां पर क्या डाल दिया, अरे सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट और डाल दिया। डाइल्यूशन का मतलब तो समझते होंगे। डाइल्यूशन क्या है, मान लीजिए अगर मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, इसमें वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का पहले कितना था, 1 लीटर था। अब इसके अंदर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन और डाल दिया, 1 लीटर सॉल्वेंट मान लीजिए और डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम 2 लीटर हो चुका है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो चुका है, 2 लीटर हो चुका है। तो कहने का मतलब यहां पर मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और डाल दिया। तो इस केस में मोलैरिटी क्या हो गई, M2 हो गई, इसका वॉल्यूम हो गया V2। लेकिन इस चीज से क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड, सॉल्यूट पे कोई फर्क आएगा क्या? सॉल्यूट की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कोई फर्क नहीं आएगा। यहां पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल जितने यहां पर थे इस वाले केस में, जो फर्स्ट कंडीशन है, उतने ही इस वाले कंडीशन में रहेंगे। मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, डाइल्यूशन जब करते हो तो वहां पर आप सॉल्वेंट मिक्स करते हो। डाइल्यूशन का मतलब समझते होंगे, डाइल्यूशन जब करते हैं तो सॉल्वेंट मिक्स किया जाता है, सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट अपने पास में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स इस केस में, यानी मैं कह दूं N1 बराबर क्या होगा, N2 होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, M1 बराबर M2V2 होगा। और इसी के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बस इतना सादा याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट के हैं कि N1, इसको जरा B लिख लो, इसको N2 भी, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ, इसको जरा ऐसे लिखते हैं, रुको जरा यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको आप इनिशियल कह दो, इसको आप फाइनल कह दो,
ठीक है, ऐसे समझ लो कि इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर होंगे फाइनल। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, जब आपने डाइल्यूट किया, जैसे आपने डाइल्यूशन किया, तो उस बात से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये चीज होगी। यहां पर, यहां तक चीजें क्लियर है, यही चीज होती है। अब जरा एक चीज और समझते हैं कि जब मिक्सिंग करते हैं, क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस की। मिक्सिंग जैसे ही आप करोगे तो उस केस में क्या होगा, क्या किया आपने, अब मिक्सिंग देखो, मिक्सिंग समझो। मेरे पास में क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन ये रहा। इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, दोनों चीजें इसके अंदर। इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम B1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम B2 है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। इसको मैं कह रहा हूं, इसको AB से रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब ये केस कंपोनेंट 1 है, मतलब सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन 1 है, ये मेरा सॉल्यूशन 2 है। तो होगा क्या, इन दोनों को जैसे ही मैं मिक्स करूंगा तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट यहां पर क्या बनेगा, मोलैरिटी M हो गई, वॉल्यूम B हो गया, वॉल्यूम B हो गया। अब देखो जरा, एक चीज मैंने इधर से मिक्स करी है, एक चीज मैंने इधर से मिक्स किया। वॉल्यूम बराबर, मैं ये कह सकता हूं क्या, B बराबर B1 प्लस B2 होगा। हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है, मोलैरिटी किस तरीके से वेरी करी, इस केस में क्या होगा, अपने पास में जो रिलेशन निकल के आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इधर देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो अपने पास में फाइनल मोलैरिटी, या फिर अपने पास में MB बराबर क्या होगा, MB बराबर M1B1 प्लस M2B2, ये रिलेशन निकल के आएगा। M1B1 प्लस M2B2 यहां पर निकल के आएगा। बट ये आएगा कैसे, देखो अपने पास में ये समझो कि अपने पास में देखो, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं NB1 कह देता हूं, इसके नंबर ऑफ मोल्स को NB2 कह देता हूं, तो ये कहीं ना कहीं NB के बराबर होंगे। इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, और फिर अपन यहां पे मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो NB1 या NB बराबर क्या होगा, NB1 प्लस NB2। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कहीं ना कहीं M1B1 लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, M2B2 लिख सकता हूं, और ये क्या हो गया, मेरा MB हो गया। इसका मतलब मेरे पास में M बराबर M1B1 प्लस M2B2 डिवाइड बाई क्या हो गया, V हो गया। और V मेरे पास में क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये चीज भी क्लियर होगी आई थिंक आपको। तो M बराबर, मोलैरिटी बराबर M1B1 प्लस M2B2 डिवाइड बाई B1 प्लस V2। ये रिलेशन यहां पर क्या आ गया, निकल के आ गया। ठीक है, तो ये किसके केस में आया, जब कोई भी यहां पे इंटरेक्शन नहीं होती, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं। ठीक है, अब एक रिलेशन और होता है जब टाइट्रेशन की बात करी जाती है। किसकी बात करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं जब अपन, तो टाइट्रेशन किया जाता है कुछ इस तरह। टाइट्रेशन मतलब अपन क्या करते हैं, जैसे लैब में आप परफॉर्म करोगे काफी सारे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें जैसे एक एसिड को मान लीजिए मैंने बेस के साथ में टाइट्रेट किया। ठीक है, तो एसिड में कुछ ना कुछ क्या होगा, एसिड जो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास में कहीं ना कहीं, एसिड क्या है, मैं एज ए सॉल्यूट ट्रीट कर लेता हूं इसको। मेरे पास बेस है, इसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसके भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो टाइट्रेशन की केस में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस होते हैं। इसको जरा ऐसे लिख लो, बाकी का काम आपको खुद पता है क्या करना है। यहां पर इसको MaVa लिख लो, मतलब एसिड के रेफरेंस में। इसको क्या लिखोगे, MbBV लिखोगे, तो आगे की कहानी खुद हो जाएगी। मतलब आपको क्या करेगा, तीन चीजें दे देगा, एक चीज डिराइव करवा लेगा। ठीक है, जैसे डाइल्यूशन में क्या करेगा, अपने पास M1B1 प्लस M2B2 है, M1B1 प्लस बराबर M2B2 है। तो क्या करता है, जनरली क्वेश्चन जो बनता है कि अपने पास वॉल्यूम पूछ लेगा इनिशियल कंडीशन में या फिर फाइनल कंडीशन में, और तीन चीजें दे देगा, या फिर मोलैरिटी पूछ लेगा इनिशियल या फाइनल, और आपको बाकी चीजें दे ही देता है। तो ये इस तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, आप कर सकते हो और कर लोगे, मुझे उम्मीद है पूरी। तो जरा क्वेश्चन को करते हैं। अपने पास में ये चीज है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 m HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 5.25 into 10⁻³ m HCl सॉल्यूशन। समझ में आया कुछ? अरे कुछ नहीं था, यहां पर अपने पास में ये इनिशियल मोलैरिटी है। ठीक है, अपने पास में क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, अपने पास में M1 है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैं क्या कह रहा हूं, V2 कह रहा हूं। ठीक है, और ये अपने पास में M1 है, सॉरी M2 है, सॉरी। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, V1 निकालना है कहीं ना कहीं। तो कैसे निकालोगे, M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, तो कहने का मतलब 0.015 m इंटू V1 इज इक्वल टू M2 कितना है मेरे पास में, M2 यहां पर कितना है 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू यहां पर 250 कर दो,
तो रिजल्टेंट मेरे पास में जो V1 निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल के आएगा इनिशियल कंडीशन में, या फिर वो निकल के आएगा 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू 250 डिवाइड बाई 0.015। ये यहां पर क्या निकल के आएगा। क्लियर है क्या बात? ये चीज अपन को क्लियर हुई या नहीं हुई? अब जो इसका आंसर होगा वो निकाल लेना, सिंपल सी बात है। यहां पर कुछ ml निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो अपन। अगला क्वेश्चन अपने खुद के लिए है, आपको ये होमवर्क में करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। m1 होगा, b1 होगा, दूसरा m2 होगा, b2 होगा, ठीक है। एक चीज निकालनी होगी, 3 चीज दे रखी होगी, कर लोगे। यहां पर मिक्स की बात करते हैं, मिक्सिंग की बात करते हैं। मिक्सिंग क्या है? आपने सेम टाइप के सब्सटेंस को मिक्स किया है। कंडीशन क्या क्या है? 10 MHCl एंड 3 MHCl। इसको जरा मैं मान लेता हूं M1, इसको मैं मान लेता हूं M2, ठीक है। शुड बी मिक्स टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 MHCl। तो मैंने को क्या दे रखा है, मतलब मेरे पास में M1, ये क्या हो गया, फाइनल V फाइनल बोल सकते हो इसको, है ना। और ये मेरे पास में क्या है यहाँ पर 6 MHCl, मतलब मेरे पास में M फाइनल है। तो क्या पूछ रहा है अपने पास में, क्या पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द 10 MHCl एंड 3 MHCl शुड बी मिक्स टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 MHCl। तो देखो जरा क्वेश्चन में चीज रखते हैं। MB बराबर क्या होगा, M1B1 प्लस M2B2। क्लियर है? क्या दे रखा है, M दे रखा है, V दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, ये अपने पास में कितना है 6M इंटू 1 लीटर। इसका मतलब M1 कितना है यहाँ पर, M1 है 10 इंटू V1 प्लस कितना है 3M कितना 3 इंटू V2, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और जो कि किसके बराबर है 1 लीटर के बराबर है, 1 लीटर के बराबर है। तो यहां तक चीज समझ में आई अपन को, यहां तक चीज समझ में आई या नहीं आई? ये समझ में आ गया होगा। अरे सिंपल सी बात है, ये कितना है V1 के जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर है। तो V1 प्लस V2 बराबर क्या होता है, अरे दो चीजों को मिक्स करोगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2 के बराबर। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 6M इज इक्वल टू, M को छोड़ो, 6 मोलैरिटी है कहीं ना कहीं, 6 इज इक्वल टू 10B1 प्लस 3V2। ऐसा करता हूं मैं, यहां से चीजें निकालता हूं मैं, ऐसा करता हूं V1 बराबर V फाइनल, या ये तो 1 के बराबर है तो इसको मैं 1 माइनस V2 लिख देता हूं, और एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर V1 की जगह मैं क्या रखता हूं 1 माइनस V2। तो 10 इंटू 1 माइनस V2 प्लस 3V2 किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर, 6 इंटू 10 माइनस 10V2 प्लस 3V2 कितना आया, यहां पर निकल के आया 10 माइनस 7V2। इसको जरा मैं इधर भेजता हूं, इस वाली चीज को इधर भेजना पड़ेगा मुझे। तो क्या निकल गया यहां पर 7V2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू कितना है यहां पर 4 डिवाइड बाई 7 निकल के आ गया। अब बाकी का अपना V1 निकाल ही सकते हैं, और ये लीटर में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा मेरे पास में, V1 बराबर 1 माइनस 4/7, तो कितना निकल गया है, इट इज इक्वल टू 3/7 लीटर। 3/7 यहां पर लीटर निकल के आ गया। बाकी सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी चीज है नहीं। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन करने होते हैं। अब जो चीज अपन को समझनी है वो रहेगी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को समझते हैं। नॉर्मेलिटी बेसिकली ये भी W/V टाइप की कंसंट्रेशन होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, इट इज ऑल्सो W/V टाइप कंसंट्रेशन, ठीक है। W/V टाइप कंसंट्रेशन होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज टोटल नंबर ऑफ, वहां पर क्या था मोल्स था, यहां पर होते इक्विवेलेंट मोल्स। अब इक्विवेलेंट मोल क्या होते हैं उनके बारे में जरा चर्चा करेंगे। इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या फिर आप क्या कह सकते हो 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 1000 ml या फिर 1 लीटर एक ही बात है। तो उसको कहा जाता है नॉर्मेलिटी। यानी मैं कह दूं नॉर्मेलिटी बराबर अपने पास में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी इसको अपन कह देते हैं N इक्विवेलेंट, वो N मोल था, ठीक है। N इक्विवेलेंट किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये यहां पर फॉर्मूला निकल के आ गया। अब बात आ जाती है कि N इक्विवेलेंट को अपन कुछ और क्या कह सकते हैं, ठीक है। N इक्विवेलेंट को अपन और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो N इक्विवेलेंट जो होता है, जैसे वहां पर क्या होता है वेट था, तो यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं वेट ही होगा, WB डिवाइड बाई
वहां पर मोलर मास था, किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। यहां पर होता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास होता है, W इक्विवेलेंट आप इसको कहते हो। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। कहने का मतलब इस चीज को मैं यहां पुट करता हूं तो n बराबर क्या हुआ, n बराबर क्या किया मैंने, WV अपॉन रिजल्टेंट W इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी तक चीजें क्या लिखी मैंने, नॉर्मेलिटी बराबर WV डिवाइड बाई W इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और किसकी चल रही है बात, कहीं ना कहीं सॉल्यूट की चल रही है, तो ये चीज अपन ने यहां तक लिख ली। अब एक कंडीशन और है, जो W इक्विवेलेंट होता है उसको भी मैं फर्दर कैलकुलेट कर देता हूं। वो जो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस मतलब बात जहां पे फाइनली आ जाती है, इसके बाद अपन क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे किसको, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को। यहां पर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई n फैक्टर, या फिर जिसको मैं कहता हूं वैलेंसी फैक्टर। क्या कहता हूं उसको, वैलेंसी फैक्टर कहता हूं। यहां तक चीजें आ गई समझ में, W इक्विवेलेंट इज इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये चीज आ गई। अब जरा इसको भी मैं यहां पे रखता हूं, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या आ जाती है, WB अपॉन रिजल्टेंट क्या है, वैलेंसी फैक्टर, सॉरी वैलेंसी फैक्टर नहीं आएगा, क्या आएगा, MB, ठीक है, डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या कर सकते हैं, मैं वैलेंसी फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अरे नीचे है ना, इसका मतलब n इज इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू n फैक्टर। अब देखिए जरा, हमारा जो वॉल्यूम है वो किसके अंदर है, लीटर के अंदर है। तो क्या मैं नॉर्मेलिटी बराबर WB अपॉन MB इनटू, ये लीटर में है तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ml में कन्वर्ट कर सकता हूं, इनटू क्या हो जाएगा, n फैक्टर, या जिसको आप कह सकते हो वैलेंसी फैक्टर। समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा, मेरे पास में जो मोलैरिटी थी उसका फॉर्मूला क्या था, WB अपॉन MB इंटू VML इंटू 1000। अब देखो दोनों को ऑब्जर्व करो चीजों को, उस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को। सर हटाओ तो सही इसको, हाँ, WB MB VML 1000। तो ये वाली जो पूरी टर्म है अपने पास में, जो ये टर्म बची है, ये जो टर्म है कहीं ना कहीं इसको मोलैरिटी कह सकता हूं। तो n बराबर मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। मैंने रिलेशन भी बता दिया है दोनों के बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन होता है जो मैंने बता दिया है। ये मेरे पास मोलैरिटी है, ये मेरे पास में नॉर्मेलिटी है, दोनों को मैंने देखा, एक बार मैंने देखा कि यार ये वाला चीज तो मोलैरिटी है, इनटू n फैक्टर है। अब बात पूरी जो आ जाती है वो किस बात पर आ जाती है कि अगर आपको नॉर्मेलिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं तो मोलैरिटी है, बस उसमें n फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा करूं, यहां पर n फैक्टर पता कर लूं, n फैक्टर होता क्या है, कैसे इसको निकाला जाता है, तो मजा नहीं आ जाएगा। मोलैरिटी होगी मेरे पास में, उससे मल्टीप्लाई कर दूं n फैक्टर की। तो करते हैं जरा। तो चलिए यहां पर कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं यहां पर, हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। तो चलिए देखो, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर कुछ इस तरीके से करते हैं। आपके पास में एक एसिड होगा, ठीक है, मतलब कैसे एसिड के लिए कैलकुलेट करेंगे, दूसरी तरफ मैं यहां पर बेस लेता हूं, फिर एक अगले पेज पे सॉल्ट लूंगा, ठीक है। तो देखिए जरा, एसिड के लिए आप वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एसिड का एग्जांपल देखिए जरा, HCl है मेरे पास में, यहां पर H2SO4 है, यहां पर मेरे पास में H3PO4 है मान लीजिए। तो आप क्या कहते हो, इसके लिए जो n फैक्टर है वो टोटल रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होते हैं। क्या होते हैं, टोटल जो रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होते हैं, रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, इन्हीं को क्या कहते हैं, n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। यहां पर क्या होगा, बेस के लिए टोटल रिप्लेसेबल OH माइनस, कि मैं कितने OH माइनस को रिप्लेस कर सकता हूं, उन्हीं को क्या कहता है, मैं वैलेंसी फैक्टर कहता हूं। तो देखो जरा, यहां पर HCl के केस में कितने H प्लस को रिप्लेस कर दे सकता हूं, एक ही है, एक को रिप्लेस कर सकता हूं। H2SO4 के केस में यहां पर 2 को रिप्लेस कर सकता हूं। H3PO4 के केस में 3 को कर सकता हूं। अब देखो जरा, अब होगा कमाल। अब हमारे कंसेप्ट कैसे उल्टे पड़ेंगे। अगर मैं लूं H3PO3, अगर मैं लूं H3PO2, यहां पर आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यहां पर भी 3 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं क्या होता है एक्चुअल में, यहां पर 3 नहीं होता, यहां पर भी 3 नहीं होता। क्या होता है, यहां पर 2 होता है, यहां पर 1 होता है। कैसे,
तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। किसकी तरफ? स्ट्रक्चर। तो H3 तीनों की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी मुझे, H3PO4 की, इधर मैं बना रहा हूं H3PO3 की, और यहां पर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं H3PO2 की। H3PO4 देखो, डबल बॉन्ड O, इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से 3 OH ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं, एक H हो गया, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर क्या होते हैं, यहां पर केवल और केवल एक OH होता है, यहां पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, इस तरीके से। तो अगर आप चीजें देखो तो आप रिप्लेस कहां से करते हो, देखो वहां पे भी सेम कंसेप्ट था, ठीक है, रिप्लेसेबल H+ आयंस, यहां पर भी रिप्लेसेबल H+ आयंस की बात होगी, लेकिन कैसे? रिप्लेसेबल H+ आयंस यहां से निकलते हैं ना भाई, यहां से निकलते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 OH ग्रुप हैं, और 3 OH ग्रुप, इसका मतलब n फैक्टर की वैल्यू भी 3 होगी। मतलब जो दूसरा कंसेप्ट होता है यहां पर, वो ये कहा जाता है कि इसके अंदर 3 OH ग्रुप हैं, 3 होगी n फैक्टर की वैल्यू। यहां पर 2 OH ग्रुप हैं, यहां पर n फैक्टर 2 हो गया। यहां पर केवल एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप, मतलब यहां पर n फैक्टर 1 हो गया। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। इसका मतलब इसी तरीके से इनको एक अलग तरीके से और बताया जाता है कि इसके अंदर 3 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप का मतलब दिस इज ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड इसको कहा जाता है। बात करी जाए इसकी तो दिस इज डाई बेसिक, इसको क्या कहते हैं, डाई बेसिक एसिड कहा जाता है। दिस इज मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। बस यहां पर आपको ध्यान रखना, बाकी के आप जितने भी हैं आप बना लो, CH3OH ले लो, ठीक है, और भी जितने बचने, HCN हो गया, ये सब आप ले लोगे। सिंपल एग्जांपल, नॉर्मली जो होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, मतलब CH3OH में 1 आएगा, HCN में 1 आएगा। यहां पर देखो NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, KOH तो ले ही लिया है, तो क्या ले सकता हूं, BaOH का होल ट्वाइस, NH4OH, इनमें क्या होगा, 1 होगा, यहां पर क्या होगा, 1 होगा, यहां पर 2, यहां पर 1, ठीक है। BaOH का होल ट्वाइस कितना होगा, 1 होगा, सॉरी 2 होगा, ठीक है, 2 OH है ना। तो इसी वजह से जितने यहां पर OH ग्रुप हैं, ठीक है, यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, इसको बोला जाता है, इसका जो दूसरा नाम होता है, जैसे इनका था ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है, डाइबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, तो इनको कहा जाता है क्या, इनको अपन कहते हैं, जैसे अगर इसके अंदर 1 OH है, इसका मतलब इसका नाम हो गया अपना, मतलब 1H+, इसमें से 1H है, इसका मतलब इसको अपन जैसे वहां पर ट्राइबेसिक बोला था, इसी तरीके से इसको बोलते हैं मोनो एसिड बेस, मोनो एसिडिक बेस, ठीक है, इसको भी मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं, इसको डाई बेसिक डाई एसिडिक बेस बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस, इसको क्या बोल देंगे, इसको मोनो एसिडिक बेस। ये चीज अपन को समझ में आई। अब यहां पर बात आ जाती है फाइनली सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं है, सिंपल इतना सा है, अगर आपने आयनाइजेशन तरीके से कर लिया सही आंसर आ जाएगा। आयनाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है बस इसके अंदर। कैसे? इसके लिए वैलेंसी फैक्टर होता है बराबर किसके, टोटल चार्ज ईदर ऑन द कैटाइन और एनाइन, या तो एनाइन पे चार्ज देख लो या फिर कैटाइन पे चार्ज देख लो, क्योंकि मॉलिक्यूल तो रिजल्टेंट न्यूट्रल है, जितना चार्ज कैटाइन पे होगा उतना ही एनाइन पे होगा। तो आप किसी पे भी कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी एन फैक्टर की। अब एग्जांपल के लिए KCl ले लो, NaCl ले लो, MgCl2 ले लो, ठीक है। बेसिक एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही इजी वाले एग्जांपल से, फिर अपन थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे। कितना है, क्या बनते हैं, K+ बनता है, Cl- बनता है, कितना चार्ज है, 1, कितना है, Na+ प्लस Cl-, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन कितना है, 1 है, एनाइन पे भी 1 है, तो 1 हो गई। MgCl2 आयनेशन कैसे करोगे, Mg2+ प्लस 2Cl- कितना होगा, 2 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाएं। यहां पर मैंने ले लिया है FeSO4 का होल थ्राइस, ठीक है। मैंने ले लिया है यहां पर K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाऊंगा, यहां पर मैंने ले लिया है FeCN6 का होल थ्राइस, ठीक है। इधर ले लेता हूं मैं यहां पर अपना Al2SO4 का होल थ्राइस। बताइए जरा क्या करना है, आयनाइजेशन अगर तरीके से कर लिया क्वेश्चन बन जाएगा,
आयनाइजेशन कैसे होगा, बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे, Fe2 इधर बन गया Fe3 प्लस SO4 2 माइनस, कितनी वैल्यू आई सर, 3, इधर 3 आ रही है, 2 आ रही है, तो अलग अलग आ रही है। भाई साहब आयनाइजेशन तरीके से नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया, अरे ये कितने हैं, 2 हैं, ये कितने हैं, 3 हैं। अब देखो जरा, अब देखो कितना चार्ज आ रहा है कैटाइन पे, सर 6 आ रहा है, एनाइन पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब इसके लिए और इसके लिए पहले इसको करते हैं, इसका आयनाइजेशन करो, यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो कैसे आयनाइजेशन करोगे आप, 4Fe3 प्लस FeCN6 4 माइनस, और ये कितने हैं, 3 हैं, कितनी वैल्यू आई, 12 आ गई। यहां पर कितनी आएगी सर, 6 आ जाएगी। अब देखो जरा, ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट होता है बेसिकली, तो ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है। यहां पर वैल्यू कितनी आई है, यहां पर अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है, अपनी वैल्यू है 2, यहां पर कितनी है, 6 है, तो दोनों को जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो कि आपको घर से करना है, विच इज एक्चुअली FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, इसका नाम होता है मोहर साल्ट। इसका नाम आप जानते होंगे, दिस इज एक्चुअली एलम, कौन सी, पोटास एलम। कर सकते हो, इसको आपको करना है घर से। तो यहां पर हमारी जो नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी जो है, उसको अपन ने कर लिया है। अब अपन इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं मोलैरिटी के, नॉर्मेलिटी को अगली क्लास में अपन देख लेंगे। तो यहां पर अपन चीजें खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।